Hi everyone. In this lecture, I am going to discuss about the organometallic compound. And one of the most common organometallic compound is the Grignard reagent, commonly formulated as RMgX. Now let's see. तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पहले किसको देखते हैं, इसको जान लेते हैं. ऑर्गेनो मीन्स हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स कार्बन का कंपाउंड, और मेटलिक मीन्स मेटल्स. तो अगर कोई भी कंपाउंड इस टाइप का है कि उस कंपाउंड में कहीं भी कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. मीन्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इज दैट कंपाउंड हैविंग अ डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड मेटल. डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है जैसे CH3, फिर उसके बाद है Mg, और फिर उसके बाद है Cl. अब इस कंपाउंड में हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि कार्बन है और मैग्नीशियम मेटल है. तो कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो यानी कि ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा. ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है. अगर एक और हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर हम इस तरीके से लिखें CH3 CH2 O Na, O माइनस Na प्लस. अब इस कंपाउंड में अगर हम नोटिस करें तो कार्बन है और सोडियम मेटल भी है, बट कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है. कार्बन का बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बन रहा है और ऑक्सीजन के बाद फिर सोडियम कनेक्टेड है. तो कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है. दैट मीन्स कि ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं हो सकता है. तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वही होगा जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड हो. ठीक है, ये तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हुआ. अब हेलोएल्किन हेलोएरिन चैप्टर की बात करें स्पेशली हम लोग, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को पढ़ना है, और वेल नोन एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड एक नेम है जो इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे, फाइंड आउट किए थे. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको हम लोग फार्मूलेट करते हैं RMgX के साथ. यहाँ पे दो चीज़ नोटिस करने वाला है. ये R जो है वो कोई कार्बन का ग्रुप है, मीन्स एल्काइल ग्रुप है ये, जैसे कि CH3 C2H5, या कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है. भले हम यहाँ पे R लिख रहे हैं लेकिन ये R लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे R थोड़ा ब्रॉड सेंस में है. C6H5 फिनाइल रिंग भी हो सकता है, फिनाइल मीन्स बेंजीन रिंग, या फिर कोई और भी ग्रुप हो सकता है इस तरीके का, C3H7 प्रोपाइल या साइक्लोहेक्सेन टाइप का साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है. दो चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि R मीन्स कार्बन का ग्रुप और मेटल, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है. और ये जो मैग्नीशियम है और हैलोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है. तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और आयोनिक बॉन्ड भी होता है, दोनों बॉन्ड होता है. कोवेलेंट होता है R और Mg के बीच में, मीन्स कार्बन और मेटल के बीच में, और आयोनिक बॉन्ड होता है मेटल और हैलोजन के बीच में, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होता है. अब ये RMgX का प्रिपरेशन क्या होता है और इसका यूज क्या होता है. ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका बहुत सारा यूज है. इसका यूज होता है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, जैसे कि ड्राई आइस से एसिड बनाने के लिए इसका यूज होता है. तो यूजेस के बारे में बाद में देखेंगे. अभी हम लोग देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे होता है और क्या क्या कंडीशन होते हैं. तो जैसे अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात कर लें तो प्रिपरेशन इसका वैसे बहुत आसान है. अगर कोई एल्काइल हैलाइड, RX मीन्स एल्काइल हैलाइड, या एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई एराइल हैलाइड भी ले सकते हैं ARX, अगर उसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दिया जाए. हाँ, बस ध्यान ये देना है कि मीडियम बहुत इम्पॉर्टेंट, मीडियम होना चाहिए यहाँ पे ड्राई ईथर, ड्राई होना चाहिए. ईथर लिक्विड होता है वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो ड्राई होना चाहिए, मीन्स उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी.
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे तो R और Mg के बीच में मैग्नीशियम जाके इंसर्ट हो जाएगा इस टाइप से। तो जब ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो बन जाएगा RMgX। ये हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं दिखा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि ऐसे इंसर्ट होगा तो RMgX बनेगा। यहाँ पे भी मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा जैसे ArMgX ऐसे बन जाएगा। तो ये जो बना RMgX या ArMgX, इसी को बोलते हैं हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसको बोलेंगे एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये क्या होगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। ये दोनों ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन है, उसमें क्लोरीन लगा दिए, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर इसको हम लोग Mg के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या हो जाएगा, Mg ड्राई ईथर। कुछ भी नहीं करना है, बस कार्बन यहाँ पे है और Mg, इसके बीच में बस Mg को लिख देना है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग और Cl से पहले बस Mg लिख देंगे। अब Cl लिख दें, चाहे ऊपर लिख दें या फिर साइड में भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा। अगर कंपाउंड मेरे पास ये होता CH3Br प्लस Mg, यहाँ पे फिर से होता ड्राई ईथर, तो बस Mg इंसर्ट हो जाता, बन जाता CH3Mg और ये Br, ऐसे ही बन जाता। अगर कोई दूसरा कंपाउंड ले लें, जैसे कि बेंजीन रिंग होता और इसमें जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, इसका रिएक्शन कर देते हम लोग Mg ड्राई ईथर के साथ। तो इसका रिएक्शन करते अगर Mg ड्राई ईथर के साथ तो बेंजीन रिंग में जाके जुड़ जाता मैग्नीशियम, यहाँ पे Mg इंसर्ट हो जाता MgBr, ये ग्रिग्नार्ड बन जाता। अगर इस टाइप का कंपाउंड होता CH3CH2Cl प्लस Mg, फिर से सेम सिचुएशन होता ड्राई ईथर, तो यहाँ पे बन जाता C2H5, इसको हम कंडेंस करके लिख दिए MgCl, यहाँ पे बन जाता ग्रिग्नार्ड। इस टाइप से ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाता। तो इस टाइप से ग्रिग्नार्ड बनता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रिग्नार्ड बनते समय ड्राई ईथर क्यों होना चाहिए, रोल ऑफ ड्राई ईथर। मेन पॉइंट ये है, एक तो है कि ईथर में कंपाउंड सॉल्युबल होता है, और दूसरा ये कि ड्राई क्यों होना चाहिए, मॉइस्चर होगा तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे अगर कोई भी कंपाउंड हो RMgX हो या फिर ArMgX हो, दोनों तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं ग्रिग्नार्ड को। तो मेटल है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होल्ड करेगा, स्लाइड पॉजिटिव लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड अभी बना हुआ है। टोटली ब्रेक करता तो कंप्लीट प्लस लिखते हैं। अगर इस पे मेटल पे प्लस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस होगा, इस मेटल पे प्लस तो इस पे माइनस, ऑफ कोर्स हेलोजन पे भी माइनस ही होगा। तो अगर वाटर रहेगा ना H2O, तो वाटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं H प्लस OH माइनस। तो ग्रिग्नार्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कह सकते हैं सेंसिटिव होता है। इसको जब प्रिपेयर करते हैं तो CO2 भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। तो ये बहुत रिएक्टिव होता है एक्चुअली। तो जैसे ही कहीं पे इसको H प्लस दिख जाए, किसी का भी H प्लस, बहुत थोड़ा एसिडिक भी H प्लस, वाटर तो एसिडिक नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो थोड़ा भी H प्लस नेचर का H प्लस अगर इसको दिखा तो उसको जल्दी से स्नैच कर लेगा। तो ये R माइनस है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और वो H प्लस को, ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा RH, और बच गया OH, तो Mg और X के साथ जुड़ जाएगा OH, मीन्स MgOH-X, ये बन जाएगा। इस केस में अगर वाटर लेते तो क्या बनता, सेम वैसे ही AR होता, यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता H, क्योंकि इस पे माइनस है तो वो H प्लस को अट्रैक्ट कर लेता, और जब वो अट्रैक्ट कर लेता तो यहाँ पे बन जाता, तो इसमें बन जाता MgOH और फिर X, ऐसे ही बन जाता। अब एग्जाम्पल के लिए ले लें कि जैसे बेंजीन है, अब इस बेंजीन में जुड़ा हुआ है Mg और Cl, तो ये R के जगह पे है, ये Mg के जगह पे, और ये X है। अगर इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कर लें तो क्या होगा, तो इसको तो बस H लेना होता है, तो बेंजीन में क्या कनेक्ट हो जाएगा, बेंजीन में कनेक्ट हो जाएगा H,
हम उसको लिखें या ना लिखें, वैसे H अंडरस्टूड होता है, प्लस Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा, Mg के साथ जुड़ जाएगा बचा हुआ पोर्शन OH, और Cl था तो Cl रहेगा। अगर जैसे कंपाउंड होता CH3 Mg Cl प्लस H2O, तो सेम इसी बेसिस पे ये R के जगह पे है, तो R के साथ क्या जुड़ जाता है, R के साथ जुड़ जाता है H, तो यहाँ पे बन जाता CH3 के साथ H, मतलब ये बन जाता CH4, ऐसे लिख लेंगे, प्लस MgOH एंड Cl, मतलब मीथेन बन जाता है। तो हम लोग मॉइस्चर फ्री कंडीशन क्यों लेते हैं, ये बात था। एनहाइड्रस कंडीशन क्यों होना चाहिए, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग मॉइस्चर नहीं, ड्राई ईथर नहीं लेंगे, मॉइस्चर रखेंगे वहाँ पे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन द सेंस कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, उसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहने देते हैं, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे गेट कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अगर H2O नहीं लिए होते, सपोज करते D2O लिए होते, तो अगर D2O लिए होते तो H के यहाँ पे D जुड़ जाता, यहाँ पे D जुड़ जाता अगर D2O लिए होते तो, बस वैसे ही, क्योंकि ड्यूटेरियम है वो, बाकी सारे रिएक्शन वैसे ही सेम होते हैं। तो ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में एटमॉस्फेयर, मतलब गैसियस एटमॉस्फेयर इनर्ट होना चाहिए, और दूसरा ये कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे गेट कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, मीन्स दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन की बात करें कि क्या क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब कि क्या हम लोग यहाँ पे Cl को हटाकर OH को ला सकते हैं, तो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग बताया था ना कि हेलोवेरिन के हेलोजन को हटाना पॉसिबल नहीं होता, हेलोवेरिन्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि अगर हम Cl को हटा रहे हैं OH से, मतलब OH माइनस बन के आया होगा, OH पे तो न्यूट्रल होता नहीं है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल हेलोवेरिन पे इजली अप्रोच नहीं कर पाता है, मीन्स दे डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजली। हाँ, लेकिन ये भी बताए थे कि अगर रिएक्शन करना ही है तो नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर देंगे तो रिएक्शन आसान हो जाएगा, या फिर दूसरा वे है कि फिर NaOH के साथ रिएक्शन करना होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, 623 केल्विन पे और 300 ATM प्रेशर पे, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा। और हाँ, फिर एसिडिफिकेशन भी ज़रूरी था, क्योंकि एक्सेस NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन रहे कि डज क्लोरोबेंजीन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, देन आंसर दो कंडीशन में देंगे। इट डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव द फिनॉल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल ना, फिनॉल, बट दे कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस or they can be converted into phenol when they treated with NaOH under high temperature and high pressure followed by acidification, तब ये हो सकता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो नहीं होगा, बिकॉज हेलोवेरिन्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजीली, बट ड्रास्टिक कंडीशन में देगा वो। दैट्स ऑल, थैंक यू।